आवाज नहीं आए भाई अब, प्लीज। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कुछ बेसिक डेफिनेशन जो इस चैप्टर की हैं, ये मैंने डिस्कस की थी। एक लास्ट क्लास का रिकैप देख लो। मैंने सबसे मेन पॉइंट डिस्कस किया था E इक्वल्स टू एच न्यू विच कैन बी रिटन एज एच सी बाई लेमडा। दूसरा, मोमेंटम ऑफ द फोटोन विच इज एच बाई लेमडा। इसको हमने सॉल्व किया था तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रोम डिवाइडेड बाय लेमडा विच मस्ट बी इन आंगस्ट्रोम। उसके बाद एच बाय लेमडा, और इसको सॉल्व किया था हमने 2 × 10 की पावर कितना आया था ये, -25, -25 जूल मीटर बाय में। लेमडा किस में होना चाहिए, मीटर में। ये कुछ कैलकुलेशंस मैंने सिंपलीफाई करी थी। डन। कुछ बेसिक डेफिनेशन अभी चल रही हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसका रोड मैप दिया तो मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली, ये दो ही टॉपिक हैं। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या होता है वर्क फंक्शन? हाँ जी, किससे दिखाते हैं इसको? फाइव से। क्या आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कहानी पढ़ ली? मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कशन किया है सेमीकंडक्टर में। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। देखो, इसके बारे में आपके नोट्स में सब कुछ मैंने लिखा है बहुत सिंप्लीफाइड वे में, अभी भी लिखवा रहा हूं। वर्क फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखिए। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस होते हैं? ऑन द सरफेस, मेटल की सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कभी भी आप ये मत समझना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल की सरफेस पे वो इतने फ्री हैं कि वो मेटल की सरफेस को छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। वो इतने इतने फ्री तो हैं कि वो मेटल की सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल की सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? जैसे ही वो किसी मेटल सरफेस को छोड़ के जाएंगे, आपने सीखा है जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पॉजिटिव क्रिएट होता है। अब मान लीजिए इस सरफेस से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं, तो क्या पीछे पोटेंशियल जो बैरियर बनेगा वो पॉजिटिव वाला बनेगा? बहुत सारा पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इस सरफेस के ऊपर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दैट मीन्स एक बैरियर बन गया। इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस को छोड़ के जाना है तो वो तभी जा सकता है जब वो इस बैरियर को तोड़े, और ये बैरियर बिना एनर्जी दिए तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस बैरियर को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, विच इज दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। बात समझ गए? तो मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताया? ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस। मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं यहाँ पे, आपको डिटेल में मैंने सारी चीजें वहां लिख के दी हैं नोट्स में। नोट्स मैंने भेज दिए। ऑन द मेटल सरफेस, बट दे आर नॉट दैट मच फ्री कि वो मेटल सरफेस को छोड़ के जाएं, बट दे कैन नॉट लीव द सरफेस। रीजन? ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पे बनता है। तो जब तक मैं इस बैरियर को तोड़ता नहीं तब तक ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ेगा नहीं। तो जितनी एनर्जी इसको तोड़ने के लिए चाहिए इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे जब लैंग्वेज लिखी तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी मेरे को चाहिए होती है वो क्या होती है, वर्क फंक्शन कही जाती है। आपके यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डाटा आपके केमिस्ट्री में भी आपने लिखा होगा, सीजियम और प्लेटिनम को लेके। सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है और जो प्लेटिनम होता है उसका वर्क फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो आप लिख लीजिए, सीजियम के लिए वर्क फंक्शन है 2.14, 2.14।
मिनिमम वर्क फंक्शन, मिनिमम वर्क फंक्शन किसके लिए होता है? सीजियम के लिए। और प्लैटिनम के लिए क्या होता है ये? मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क फंक्शन। ये 2.1 कितना बोला मैंने? 2.17। और ये 5.2, 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स वैल्यूज हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी हैं। ठीक है, 5.6 लिख लो इसको। 5.6, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो नोट्स में लिखा हुआ है। क्या आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हैवी मेटल्स कहाँ होते हैं? थर्ड से लेके 13, जो आप 12 तक आप देखते हो, 3 से 12 का जो ग्रुप है, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स के लिए आप देखोगे तो उनका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा हाई है। आपने क्या देखा? वर्क फंक्शन किस में दिखाया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फॉर हैवी मेटल्स, फॉर हैवी मेटल्स ये जो फाई है, ये हमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है। और लाइट के लिए, लाइट मेटल्स के लिए यही फाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी नीचे दिखता है। इट इज ऑल फैक्चुअल, जस्ट नॉलेज से के लिए लिख रहा हूं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। बात समझ में आ गई? यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन इतने फ्री नहीं है कि वो मेटल सरफेस को छोड़ दें। उनको वहां से निकालने के लिए मेरे को जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट मेंशन्ड इन योर नोट्स, कि ये वर्क फंक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? मेटल का टेम्परेचर कितना है। जो मेटल है, क्या है? देखो, मेटल बदला, मटेरियल बदला, तो वर्क फंक्शन बदल गया। तो लिख लीजिए, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ मेटल और इम्प्योरिटीज। जितनी इम्प्योरिटीज ज्यादा होती चली जाएंगी, उसके हिसाब से वर्क फंक्शन इंपैक्ट होता चला जाएगा। आपने पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ लिया। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंपैक्ट होती है इम्प्योरिटी से, ऑब्वियसली, है ना? क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स, इम्प्योरिटी क्या करेगा वह? ऑब्वियसली कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या होता है? एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बंधे होते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको निकालना है, एक निकालो, 1000 निकालो, वो सेम बाइंडिंग एनर्जी से अगर बंधे हुए हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से ये आएगा। ठीक है, वो बाइंडिंग एनर्जी एक को बांध सकती है, वो 1000 को भी बांध सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट, टेम्परेचर ऑफ मेटल लिखा है। सेकंड, सेकंड लिखा नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इन द मेटल्स। एक जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया, मैंने कहा था लाइट की डुअल नेचर होती है। तसल्ली से सुनते रहो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। जितना दिमाग में अभी पिक्चर बनाते जाओगे ना, उतना बेटर है। टाइम बचेगा तुम्हारा अच्छे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। अभी मैंने कहा लाइट डुअल है, पार्टिकल भी है, वेव है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखा था कि पार्टिकल अगर प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होती है, और जहां ट्रांसमिशन होती है वहां पे वेव नेचर होती है। ऐसा मैंने पॉइंट डिस्कस किया था। तो कौन ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके नोट्स में मैंने मेंशन किया है, उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पेयर प्रोडक्शन का डिस्कशन किया था। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब हमने पढ़ा, तो उनमें देखा था कि चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट दे आर ऑलवेज इन पेयर। वो पेयर प्रोडक्शन होता है, पेयर एनिलिएशन होता है, पेयर में ही बनेंगे, पेयर में ही खत्म हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे होता है जैसे मेटल, अगर आपका मेटल यूवी रेज से इंटरेक्ट हो जाए, अगर आपका मेटल एक्स रेज से इंटरेक्ट हो जाए, और अगर आपका मेटल गामा रेज से इंटरेक्ट हो जाए, तो आपको क्या देखने को मिलता है? जब यूवी रेज आती हैं और मेटल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
आएगा। अब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी नेचर को दिखाता है? पार्टिकल नेचर को। यहाँ पे आप देखोगे ये भी आता है प्लस कॉम्पटन भी आता है, और जब गामा रेज इंटरेक्ट करती हैं तो ये दोनों तो आते ही आते हैं, प्लस पेयर प्रोडक्शन भी होता है। ये वो फाउंडेशन है जो मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करोगे? फोटोन भेजोगे, वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो क्या भेजोगे आप? कहीं ना कहीं यूवी रेज भेज दोगे, अल्ट्रावायलेट रेज फोटॉन्स को लेके आ रही हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको सुनना भाई ध्यान से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं उसी के वे में आपको चीजें समझा रहा हूँ, वो कैसे लिखी गई है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? आपने सुना है एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिट होना, ट्रांजिट, ट्रांजिशन। वन लेवल से थ्री में जा रहा है, फोर में जा रहा है। अरे सुबह वाले पेपर हैं, सुबह वाले पेपर कहाँ है? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब मुझे एक बात देखिए, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बहुत बहुत ही वास्ट फील्ड ऑफ फिजिक्स है, बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है ये। अब इसमें मैंने आपको वर्डिंग दी, ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मींस वो नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है। तो इसी के बिहाफ पे, इस ट्रांजिशन के बिहाफ पे ये दो तरीके का होता है। ये एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और ये एमिशन भी हो सकता है। एमिशन में क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल आता है, और ऑब्वियसली जब वो हायर एनर्जी से लोअर आएगा तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है ये। यहाँ पे क्या होता है? लोअर से हायर लेवल पे जाता है। ज्यादा एनर्जी वाले के पास जाएगा तो एब्जॉर्ब करके ही जाएगा, तो दैट्स व्हाई नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ स्पेक्ट्रा बनता है। स्पेक्ट्रा देखा था आपने ईएम वेव्स में? CGX, UVIMR। बढ़िया एग्जांपल दिया जाता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एग्जांपल सबसे ज्यादा दिया जाता है। इसको बंद करियो सर। एमिशन, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ये देखो। ये आपने जब एटम का चैप्टर आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। ऐसा हो सकता, इसको क्या बोलते हो आप? क्या ये ग्राउंड लेवल है ना? ग्राउंड लेवल। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके यहां से यहां आ जाए। हमें कौन सा पढ़ना है? एमिशन। जब एटम वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम एमिशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये नीचे आता है, उसके बाद फोर्थ से फर्स्ट आ रहा है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग एनर्जी देखने को मिलती है। पहला जैसे E1, E1 मतलब जब आपका ट्रांजिशन 2 से 1 हुआ, 2 से 1, तो आपने एनर्जी निकाली 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10.2, सॉरी 10.2, ये तो इन्फिनिटी की होती है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितनी आई थी? 12.1। 12.1 कब आती है? थर्ड से 1 आया हो। और E3 में कितना आता है? 12.75 जब फोर्थ से 1 आया हो, एंड सो ऑन। बहुत सारी निकल जाएंगी, अभी निकालेंगे इनको। आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से कहां आता है? फर्स्ट पे। तो यहां पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। जाहिर सी बात है, सबसे ऊपर वाले लेवल से आएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। फर्स्ट से आएगा, सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, एज कंपेयर टू देम। तो यहाँ पे निकल के आती है 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होती है। जब वो इतने हायर लेवल से नीचे ग्राउंड पे आ रहा है तो उस टाइम पे आप देखो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये सारी निकालेंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में निकालेंगे। लेकिन जस्ट इस वर्ड का मीनिंग समझ लो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। वो एब्जॉर्प्शन वाली भी हो सकती है और एमिशन भी हो सकती है, और हमें पढ़नी कौन सी है? एमिशन वाली। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 7 चल रहा है।
कॉन्सेप्ट नंबर 7, फोटोन आया नहीं, एक फोटोन तो नहीं आएगा, हजारों फोटोन्स आएंगे, यानी कि बीम आएगी, बीम। तो हेडिंग डालिए ये टॉपिक के, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं, अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। उसका पहला टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ द बीम, टोटल एनर्जी ऑफ द बीम, टोटल एनर्जी ऑफ बीम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 7 डालना, आपके नोट्स में मैंने 7 डाला है। अब मान लीजिए एक बीम के अंदर n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, लेट n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ए बीम। डन। एक फोटोन की एनर्जी बताइए, एच न्यू, कल ही समझाया, E इक्वल्स टू एच न्यू। लेकिन अगर मेरे को n की देखनी हो तो एन एच न्यू, तो दैट इज E इक्वल्स टू एच एन एच न्यू, एन एच न्यू। और आप बार बार इस न्यू को क्या लिखते हो, एच सी बाय लेमडा। और इस एच सी की कैलकुलेशन आप करके आए हो, कितनी थी, देखो ई का वैल्यू ये आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहां से मैं n निकालता हूं, n। देखो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा एक बीम आ रही है, उसकी एनर्जी इतनी है, तो बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो n ये रहा, सोल्व करना है यहां से। क्या ये 1/hc नीचे जाएगा, और e इंटू लेमडा यहां हो जाएगा, e इंटू लेमडा। व्हाट इज 1/hc, कल बताया था मैंने, 5 × 10⁻²4, ये वैल्यू आई थी कल। और ये क्या था, E इंटू लेमडा। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ए बीम, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ए बीम। डन। 5 × 10⁻²4 E इंटू लेमडा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पावर का। व्हाट डू यू मीन बाय पावर, एनर्जी बाय टाइम। आपको ये चीज समझ में आ रही है ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करने से पहले आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं किया है, आपको ये छोटी छोटी चीजें कि एनर्जी बीम की कैसे निकालनी है, एक की कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालने हैं, ये पता होना चाहिए। हेडिंग लिखना पावर। पावर क्या होता है भाई, एनर्जी अपॉन टाइम। बोलो एनर्जी कितनी लिखी थी आपने, एन एच न्यू, पूरी बीम की एनर्जी एन एच न्यू थी उधर। और बाय में टाइम, बाय में टाइम। अगर मैं इस n बाई टी को स्मॉल n मान लू, तो क्या है ये, एन एच न्यू, सो दैट इज पावर। बोलो एच न्यू को दोबारा से क्या लिखूं, P इक्वल्स टू एन एन एच सी बाय लेमडा। क्या पूछेगा यहाँ पे, n, व्हाट इज n हियर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो यहां से n निकालिए, दोबारा से 1/hc बन रहा है, p इंटू लेमडा बन रहा है। तो n की वैल्यू आ रही है 5 × 10⁻²4 अगेन, दैट इज p इंटू लेमडा। नाउ पहले कितना आया था, e इंटू लेमडा, अभी p इंटू लेमडा आ रहा है, ये आ गया। क्या है ये, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी का फैलाव। जैसे मैंने आपको एक बार पहले एग्जांपल दिया था लाइट का, कि जितना पास लेके आओगे डॉट बनेगा, दूर लेके जाओगे सोर्स को तो ऐसे फैलेगी एनर्जी। कितने एरिया पे एनर्जी जाके गिर रही है पर यूनिट टाइम, वो क्या होती है, इंटेंसिटी। और ये सेम कॉन्सेप्ट हम ईएम वेव्स में पढ़ के आए हैं। इंटेंसिटी क्या होता है बताओ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लिखने का तरीका आ गया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कितना है, एन एच न्यू, एरिया को मैंने ए माना और टाइम ये रहा। आप क्या करो, इस पूरे फैक्टर को एक्स मान लो, तो क्या बनेगा ये, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वहां क्या था,
पर यूनिट टाइम था ओनली, तो ये बन गया नंबर, इसको आपने एक्स मान लिया, एक्स एच न्यू दैट इज इंटेंसिटी। क्या पूछेगा यहाँ से, एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन 5 × 10⁻²4 आई लेमडा। ये देखो, ये तीन फॉर्मूले लाइन में देख लो एक बार, नंबर ऑफ फोटॉन्स टोटल, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, डन। सो क्या आ गया ये, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, दिस वन। तो तीन चीजें आ रही हैं। अगर आपसे सवाल में इंटेंसिटी का जिक्र हो तो ऑब्वियसली आप ये लगाओगे, पावर का जिक्र हो रहा है तो ये लगाओगे, और अगर वो क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो आप ई इंटू लेमडा लगा दोगे। क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए बल्ब इज 200 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए बल्ब is 200 volt, is 200 volt and its efficiency is 50%, and its efficiency is 200 watt W, and its efficiency is 50%. It is emitting radiation of wavelength, it is emitting radiation of wavelength 500 nanometer, लैम्डा दे दी, लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 मिनट, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 मिनट, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 मिनट, जल्दी करिए। क्या दिया है यहाँ पे, पावर दी है, वोट, तो पावर दे दी, पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। लेकिन ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आएगा, ये पर यूनिट सेकंड भी हो सकता है, और ये पूछ रहा है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ऑब्वियसली देखो अलग से ही फॉर्मूले में नजर आ रहा है, पावर कितनी है बेटा, 200 वोट। एक लाइन लिखी है इसमें, एफिशिएंसी 50% है, इसका मीनिंग पावर मेरे को ये नहीं लेनी, मेरे को 100 वोट लेनी है, क्योंकि एफिशिएंसी 50% है। एक होता है पावर रेटिंग, एक होता है पावर कंजम्पशन, ये पावर रेटिंग है, लेकिन वो यूज कितना कर रहा है, 100 हो रहा है, तो P100 ये हो गया। मैं यहां लिखता हूं, देखो n निकाल रहा हूं मैं, लेकिन ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम देखा मैंने, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कैसे करूं, सोचो, ये क्या है, n बाय में 60 है ये, क्यों, 1 मिनट दे रखा है, तो मिनट को मैंने सेकंड कर लिया, और उधर क्या है, 5 × 10⁻24, पावर कितनी है, 100, लैम्डा कितनी दी है, 500 नैनोमीटर है ना, 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10⁻⁻9, ये सारी कन्वर्जन मैंने सिखा दी पहले लेक्चर में, 60 को उधर ले जाओ एंड सॉल्व इट, 5 × 10⁻24, 10⁻2, 10⁻, कितना बन गया ये, 26, 26, 28, 10⁻⁻19 बन गया ये, है ना, 10⁻24, 26, 28 -9 करोगे तो 19 बन गया, और क्या बच गया इधर, 5 बच गया, और ये 60 हो गया, तो कितना आएगा ये, 10⁻21, 5 6 30, तो 15 × 10⁻21, सो दैट इज n, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पूछा, और पर यूनिट टाइम में मैंने उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, पर यूनिट टाइम में मिनट था, मैंने मिनट को 60 लिखा, 60 सेकेंड, एंड देन आपने सॉल्व किया। क्लियर है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब जैसे मुझे एक चीज समझाइए, एक आपके नोट्स में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया है, अगर किसी का लेमडा सेम हो तो उनका मोमेंटम सेम हो, ऐसा जरूरी है क्या, जैसे दो फोटोन है, दो फोटोन का लेमडा सेम है, तो क्या ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि उनका मोमेंटम भी सेम होगा, मतलब इज इट नेसेसरी टू हैव द सेम मोमेंटम आफ्टर हैविंग सेम वेवलेंथ।
आप बताइए पी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? h बाय लेमडा। ये किसी भी फोटोन का मोमेंटम है। आपने बोला दो फोटोन है और दो फोटोन का लेमडा क्या है? सेम। तो क्या उनका मोमेंटम सेम होगा, ऐसा जरूरी है? देखो अगर फॉर्मूले से देखें उसका मैग्नीट्यूड तो वो तो सेम ही आएगा, लेकिन जो पी है मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इधर ध्यान दे लो तुम दोनों। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है ना? और डायरेक्शन, एक डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। मीनिंग समझ पा रहे हो? वेक्टर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब लैम्डा सेम, तो मोमेंटम पी, मैग्नीट्यूड तो सेम, लेकिन ये थोड़े बताएगा कि डायरेक्शन भी सेम होगी। तो डायरेक्शन में बी डिफरेंट। इफ डायरेक्शन में बी डिफरेंट देन मोमेंटम में बी डिफरेंट। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बोर्ड का कि अगर मान लीजिए दो फोटॉन्स का लैम्डा, देखो इस क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में पार्टिकल्स के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से सुन लीजिए मेरी स्टेटमेंट। मैंने बोला इस चैप्टर में पार्टिकल्स के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बोलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का लैम्डा सेम है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, देन कमेंट अबाउट दिस। उनकी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम, भरे पड़े हैं यही सवाल आपको बार बार दिखेंगे। तो आदत बना लो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस को सोचने की। मैंने पहला कंपैरिजन यहां से स्टार्ट किया है। दो फोटोन है, लैम्डा सेम है, लैम्डा सेम ये नहीं दिखाएगा कि मोमेंटम पक्का उनका सेम होगा, नो। उनकी डायरेक्शन में भी डिफरेंट, दैट्स व्हाई मोमेंटम में भी डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए पैरेलल बीम ऑफ पावर 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ए पैरेलल बीम ऑफ पावर, ए पैरेलल बीम ऑफ पावर 10 वोट पर मीटर स्क्वायर, पावर बाय एरिया, इंटेंसिटी है ये क्या दिए? पैरेलल बीम ऑफ पावर 10 वोट पर मीटर स्क्वायर एंड वेवलेंथ दे दिया 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। आई रिपीट 10 वोट पर मीटर स्क्वायर, 10 वोट, 10 वोट पर मीटर स्क्वायर। ये तो पावर दिया, मतलब एनर्जी है, वैसे ये यूनिट देख लो। उसके बाद इसने लेमडा दिया 400 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस। ऐसी लाइट आई और एक सरफेस पे टकराई। पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से लिखना लास्ट लाइन को। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन 2 मीटर स्क्वायर एरिया इन 5 मिनट। फॉलिंग ऑन 2 मीटर स्क्वायर एरिया, 2 मीटर स्क्वायर एरिया इन 5 मिनट। तो ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इसने देखो लास्ट में बोला है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एरिया दे दिया, टाइम दे दिया। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। इसमें कौन कौन आता है? इसमें कौन, एन आता है, ए आता है, टी आता है ना? एरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया किस में दिया है? मीटर स्क्वायर में। टाइम किस में दिया है? मिनट में। तो मिनट को पहले सेकंड में करो और बाकियों को उधर भेज दो। आई तुम्हारे को गिवन है, लैम्डा तुम्हारे को गिवन है। करके दिखाना सोल्व कितना आएगा। इंटू 10 की पावर 21, 2 इंटू टू, पावर 2 इंटू आ रहा है 10 की पावर 21। देखते हैं लो, ये क्या है? x इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर 24। आई कितना है? 10 इंटू 10। लेमडा कितना है? 400 नैनोमीटर, 10 की पावर -9। सोल्व किया। बेटा इस x में कौन कौन आ रहा है? अगर मैं इस x को देखूं तो ये होता है n बाय में a इंटू टी। बोलो एरिया कितना? 20 मीटर स्क्वायर। तो 20 मीटर स्क्वायर उधर भेज दो। टाइम कितना है? 5 मिनट। तो 5 गुना 60 उधर भेज देंगे तो कितना आ गया ये? सोल्व करो इसको। तो यहां से n आ रहा है, कितना आ रहा है? 20 इंटू 5 इंटू 60। एरिया इतना दिया है, 2 दिया है। ये आ गया। इसको सोल्व करना है, कितना आ रहा है सोल्व करके? 24, 25, 27, 27 और 1 28। फिर अगेन 10 की पावर -19 बन रहा है इधर।
सॉरी 19, 10 की पावर 19 और कितना है 5 और ये 10 और ये कितना बन रहा है 30। बन जाएगा ये, बीच में 4 भी है तो 12 नहीं आएगा यार। तो फिर तो 12 × 10 की पावर 21 हो गया ये, 4 3 = 12, है ना। तो 12 × 10 की पावर 21 इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे 5 मिनट में गिरेंगे। ये मीनिंग निकल गए। आ रहा है समझ में। ये टिप्स पे कर लो सारे। एन, स्मॉल एन और एक्स, 5 × 10 की पावर 24, ई इंटू लेमडा, पी इंटू लेमडा और आई इंटू लेमडा। बार बार यही चीजें लगा रहे हैं। नेक्स्ट करिए। कैलकुलेट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। कैलकुलेट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन of wavelength 6600 angstrom. I repeat, calculate energy and momentum of a photon of wavelength 6600 angstrom. बताओ, लेमडा 6600 दे रखा है। अब यहाँ पे लेमडा 6600 आंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ जी, क्यों एच की वैल्यू, कल क्या सिखाया था। अरे आते ही तो लिखा है यार, एच की वैल्यू भरनी ही नहीं। 6600 आंगस्ट्रॉम ये रहा। अच्छा, इसको ऐसे याद करोगे कि ऐसे याद करोगे, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉम में आता था, ये आंगस्ट्रॉम में ही होता है, ये आपको दे ही रखा है। दूसरा पी बाय लेमडा, एच बाय लेमडा, पी निकालने के लिए एच बाय लेमडा में एच की नीड है अभी, है ना। ई निकालते हुए एच की नीड नहीं। कितना था ये, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। करके दिखाओ कितना वैल्यू आ रहा है। हाँ जी, वो वाला तो 10 की पावर -27 ही आ गया, बाकी सब कुछ कट ही गया उसमें। 3 कहां से आ गया। एनर्जी, नहीं, जूल में आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई किया है, फिर कैसे आएगी ये वाली एनर्जी। अच्छा, वो वाला लिखे हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, 2 × 10 की पावर -25 बाय लेमडा। ये जूल में, मीटर में, ये भी मीटर में होनी चाहिए फिर। ये दोनों फॉर्मूले कल लिखवाए थे, या तो आप ये लगा लो। ये कितना आएगा, एनर्जी आएगी यहाँ से 12400 बाय में 6600, खत्म, है ना। ये हो गया। ये किस में आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको इसको ही जूल में करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में हो जाएगी। डायरेक्ट जूल में निकालना है तो कितना आ रहा है, 2 × 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाय लेमडा, किस में है, आंगस्ट्रॉम में। 6600 इंटू 10 की पावर -10, ये सीधी जूल में ही आ गई, ये जूल में आ गई। ठीक है। मेरे पास आंसर नहीं है, पूरा सोल्व कर लो। कितना आ रहा है ये, 10 की पावर -10, कितना हो गया 15, -15 -17 हो गए, 10 की पावर -17, तो 2 बाय में 66 आ गया ये। 1/30 कितना होता है, 1/30 अप्रोक्स उतना ही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू आंसर निकाल लेना ना, कितना यही आया था। मेरे पास आंसर नहीं है, 3 × 10 की पावर -19 करके कुछ आएगा, पर 1.6, हाँ सही है। ठीक है, मेरा भी इतना ही आ रहा है अप्रोक्स, मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ, कैलकुलेशन छोड़ रखी है। दूसरा P = H/λ कितना आ रहा है, -27। P कितना आएगा बेटे, P = H/λ 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय लेमडा, किस में होना चाहिए, लेमडा किस में होना चाहिए, मीटर में।
क्यों? क्योंकि ये एसआई यूनिट में होता है, जूल सेकेंड। तो ये लेमडा भी मीटर में होना चाहिए। 6600 इंटू 10⁻⁻10। सोल्व करोगे 10⁻⁻27 आ रहा है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड कर लोगे। इससे आसान न्यूमेरिकल्स क्या होंगे? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ। जैसे अगर मान लीजिए कलरफुल लाइट आ रही है, उसमें बहुत सारे लेमडा होते हैं। एक कलरफुल लाइट में जैसे विबग्योर, विबग्योर में 7 कलर हैं, तो 7 कलर तो 7 लेमडा। तो आप उसको मोनोक्रोमेटिक नहीं बोल सकते। लिखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी है 6 × 10⁻14। 6 × 10⁻14 इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर। इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर। फुल स्टॉप। द पावर एमिटेड इज 2 × 10⁻³ वोट। पावर emitted is 2 × 10⁻³। 2 × 10⁻³ वोट। इतना पावर एमिट किया लेजर ने। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट ऑफ, इन द लाइट बीम? एनर्जी ऑफ फोटोन बताइए कितनी है? एनर्जी, एनर्जी बताइए। हाउ मेनी फोटोन्स, सेकेंड क्वेश्चन इसी में, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड आर emitted by the source, are emitted by the source, are emitted by the source? पहले एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालिए, फोटोन की एनर्जी। पहला तो एच सी बाय लेमडा से ही आ जाएगा, या एच न्यू से आ जाएगा? एच न्यू से। बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो पहला फॉर्मूला इक्वल्स टू एच न्यू से एनर्जी निकल रही है। सेकंड में, सेकंड एन निकालना है, स्मॉल एन। स्मॉल एन का फॉर्मूला 5 × 10⁻24 पी इंटू लेमडा। व्हाट इज लेमडा? न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय लेमडा। और मेरे को लेमडा चाहिए, तो क्या आ गया? सी बाय न्यू आ गया। तो न्यू मेरे को गिवन है, तो यहाँ भर दो। 5 × 10⁻24 पावर कितना है? 2 × 10⁻³ लेमडा इज 3 × 10⁸ बाय में फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6 × 10⁻14। तो डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻14। क्लियर? कितना आ रहा है सोल्व करके? 40 के करीब। 39.6 कितना निकाला है? 10⁻⁻20। नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो एक तरीके से टॉपिक 2 स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक 1 में कौन आया था? फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसको डिपिक्ट करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कोई मुझे करेक्ट डेफिनेशन बता सकता है इसकी? क्या होता है इसके अंदर, कैसे डिफाइन करोगे? आवाज नहीं भाई। जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन आता है और मेटल सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिखिए व्हेन ए सुटेबल, व्हेन ए फोटोन, व्हेन ए फोटोन ऑफ suitable frequency strikes the metal surface and eject the electrons,
eject the free electrons, it is known as photoelectric effect. डन. आप क्या बनाते हो यहाँ पे, एक मेटल सरफेस, यहां से कोई भी फोटोन की बीम आ रही है, समझने के लिए आप ये मान लो एक फोटोन आ रहा है एच न्यू, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन आ रहा है, याद करो पहले लेक्चर की स्टेटमेंट मैंने कहा था पार्टिकल की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी से बताई जाती है, एच न्यू आ रहा है, तो किसी न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया, इस मेटल सरफेस के साथ इंटरेक्ट किया, जहां पे वर्क फंक्शन दिया गया which is defined as h nu naught. What is nu naught? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो काइनेटिक एनर्जी लेके भी निकल सकता है और बिना काइनेटिक एनर्जी के भी निकल सकता है. सो एच न्यू नॉट इज वर्क फंक्शन वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? मिनिमम. इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस फोटोन की होनी चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. अच्छा, इसका उल्टा क्या बनेगा? लेमडा. मतलब न्यू नॉट इज अगेन सी बाय लेमडा नॉट. तो लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये क्या होगी? मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. 2 मिनट शांति रखो यार प्लीज. इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. सही है. तो इस तरीके से, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जनरली क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, है ना. जो जो एमिट होता है उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और आपकी किताबों में इसको लिखा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटोन ने जो निकलवाया दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला. अच्छा, इसकी आगे की कहानी समझ में आती है तुम्हें? ये जो इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया इसका करोगे क्या? सुनिए इधर, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है ये दोबारा से किसी मेटल सरफेस पे जाके हम इसको पढ़ेंगे और वहां पे करंट बनेगा, और इसकी वजह से जो करंट बनेगा नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. समझ गए? तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या देगा तुम्हारे को? फोटो इलेक्ट्रिक करंट. भाई आवाज नहीं प्लीज. ये क्या लेके निकला? कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकला. सुनना, अब इसकी इक्वेशन होती है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हम लिखते हैं इसको जनरली बोला जाता है आइंस्टीन की इक्वेशन. क्या आइंस्टीन ने दी थी? आइंस्टीन इक्वेशन. कैसे? उसने कितनी एनर्जी आई? एच न्यू. इसने बोला जो एनर्जी आ रही है वो 2 जगह पे जा रही है, वो इस वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में जा रही है. 10 जूल आई, 7 जूल इसको चाहिए, बाकी की 3 जूल ये लेके निकल गया. तो इसका मतलब तुमने जो एनर्जी दी थी वो 2 जगह जाके यूटिलाइज हो रही है, पहला वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में. तो इसने कहा एच न्यू इक्वल्स टू 5 में चली गई, और कुछ इलेक्ट्रॉन इसको काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. कि मैक्सिमम एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली. तो एच न्यू 2 जगह पे चली गई. कैसे लिखे इसको? एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. डन. मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी नीड के हिसाब से जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं ये तुम्हें रोकने भी पड़ सकते हैं? एक यहाँ पे टॉपिक आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, है ना. क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको कहीं कराया है? ये याद करो, जब मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ाया, मैग्नेटिज्म में हमने वो जो हेलिकल पाथ वाला टॉपिक किया, उसमें बार बार एक वर्डिंग आ रही थी ना, एक पार्टिकल है इज बीइंग एक्सेलरेटेड बाय दिस पोटेंशियल. आर के क्वेश्चन किए थे हमने रेडियस के.
तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल, कभी सुना है ये ईवी? अरे इधर, ईवी क्या है? ईवी का मतलब है जब किसी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो उसके पास इतनी एनर्जी आ गई। दोबारा बोल रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? ये क्या है? क्यू। ये क्या है? वोल्ट। सोचो, कूलम इंटू वोल्ट क्या बनता है? जूल ही तो बनता है। तो इसका मतलब ये एनर्जी है। कब आई? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट। डन। अब सोचिए, अगर मैं ये काइनेटिक एनर्जी किसी के पास है और इसको मैं रोकना चाहता हूं तो उसके कंपैरिजन में मेरे को कितना एनर्जी देना पड़ेगा? ईवी करके देना पड़ेगा। मतलब इस इक्वेशन को और कैसे लिखा जा सकता है? ये एच न्यू नॉट प्लस ई, इलेक्ट्रॉन निकला और मैंने उसको वी नॉट से रोक दिया। बात समझ में आई? जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी वो मैंने क्या लिख दी? ईवी नॉट। यही तो लिखा मैंने, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट दैट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी को ईवी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। नहीं, बात समझ में आई? जब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो ये वाली टर्म मैंने ऐसे दिखाई, ईवी नॉट। अरे लास्ट, इधर ध्यान दो, ईवी नॉट। डन। क्या तुम इस इक्वेशन को लैम्डा की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो? एज पर नीड, न्यू को सी बाय लैम्डा नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन उससे पहले आप मुझे सिंपली ये बताइए, यहां से किस किस चीज का ग्राफ बन सकता है? ये काइनेटिक एनर्जी का और न्यू का, फ्रीक्वेंसी का। देखो, अगर मैं यहां से बनाऊं तो काइनेटिक एनर्जी को अलग से निकालो, क्या बनेगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस वन। क्या ये वाई का काम कर रही है? ये न्यू एक्स का काम कर रही है, ये एम का काम कर रही है, और ये इंटरसेप्ट है सी। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या इंटरसेप्ट है नेगेटिव है, तो नीचे से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें इसमें किसके किसके लिए बन सकता है? ईवी नॉट नहीं, वी नॉट। अगर मैं यहां से वी नॉट निकालूं, वी नॉट क्या बनेगा? एच न्यू बाय में ई नीचे चला गया, और माइनस एच न्यू नॉट बाय में ई, ये बन गया। अब दोबारा से किस में ग्राफ बनाना है? देखो, ये ग्राफ बन रहा है काइनेटिक एनर्जी में वर्सेस एक्स में। ये ग्राफ किस में बन रहा है? वी नॉट में। ये वाई का काम कर रहा है, ये पूरा एम का काम कर रहा है, ये एक्स है, और ये पूरा कंप्लीट क्या है? सी। इसका मतलब ये वी नॉट में और वर्सेस फ्रीक्वेंसी में, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। डन। बनाना ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। यहां पे कौन है? काइनेटिक एनर्जी, यहां फ्रीक्वेंसी। बोलो, क्या ये नीचे से स्टार्ट होगा? स्लोप कैसी है? पॉजिटिव, ऐसे जाएगा। ये कौन है? न्यू नॉट। ये न्यू नॉट है, थ्रेश होल्ड, कि कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी दिखेगी आपको। अच्छा, उसके बाद ये आ गया। अच्छा, ये स्लोप कितनी आई भाई? एच न्यू नॉट। क्या ये फाई नहीं है? उल्टा क्या लिखा? एच, सॉरी। स्लोप क्या आ गया? एच। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस एच न्यू नोट से। ये कौन है? फाई, वर्क फंक्शन। इसका मतलब इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या देता है? वर्क फंक्शन। स्लोप क्या देती है? प्लैंक्स कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? ग्राफ देखे आपसे पूछेगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल के दीजिए, तो स्लोप निकाल दो, स्लोप से प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। और इंटरसेप्ट जहां पे, जैसे मान लीजिए ऐसा ग्राफ दे रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 है, तो ये 3 क्या है? 3 क्या है? वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन आ गया। ऐसा इसमें बनाना एक बार, ये वाला क्या बनेगा? क्या ये भी ऐसे ही आएगा? ये भी अभी दोबारा से, ये क्या है? न्यू नॉट। ये क्या आएगा बेटे?
एच न्यू नॉट बाय ई यानी कि फाई बाय ई, तो ये फाई बाय ई है नीचे, ये कौन है न्यू नॉट। स्लोप क्या देगी अभी, एच बाय ई। देखो गड़बड़ यहां होती है बच्चों से, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देता है और आपसे पूछता है कि एच बताओ, बच्चे स्लोप निकाल आते हैं, क्या आंसर आ जाएगा, नहीं। स्लोप निकालो, ई से मल्टीप्लाई कर दो, इस ग्राफ में जो स्लोप आएगी उसको ई से मल्टीप्लाई करो, तब क्या आएगा निकल के, एच। क्लियर हो गई, इक्वेशन समझ में आई। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉ थे, लॉज ऑफ ये कल करेंगे। इसका कुछ याद है तुम्हें, केमिस्ट्री में कुछ बताया है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ डिस्कशन किया है, नहीं। सुनिए इधर, एक चीज सुन के जाइए। इस लॉ में एक अजम्पशन थी और वो अजम्पशन आइंस्टीन ने मानी, एक फोटोन आएगा एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर हमें ये पता हो कि कितने फोटॉन्स आए, तो हमें ये भी पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एक फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। बाकी का डिस्कशन कल करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। अपने नोट्स प्रिंट आउट करवा के लेके आना भाई।